हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट डे हम लोगों ने जियोग्राफी को डिस्कस किया था। वी वर डिस्कसिंग जियोग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे हमने लैंड के बारे में डिस्कस किया था और लैंड यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में भी हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसमें मे बी 3 और 4 पार्ट्स बनेंगे। एंड आई होप यू विल नॉट माइंड एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंड जो है वो खुद में एक रिसोर्सेज है, और हम लोगों ने लैंड को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, जिसमें पहला था हमारा प्राइवेट, दैट मीन्स जिस पे किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन का राइट होता है, और दूसरा था कम्युनिटी लैंड, जिसमें सभी लोगों का राइट होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज, कैसे हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, कैसे उनको बचाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो है अपने लैंड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। मतलब हम इनका यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते जा रहा है और उनके डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है। डिमांड्स को पूरा करने के लिए और इंसानों के लिए जगह बनाने के लिए फॉरेस्ट को लगातार काटे जा रहे हैं, लगातार काटा जा रहा है। इवन लैंड का भी बहुत हद तक यूज़ किया जा रहा है, जितना नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से एक खतरा सा हो गया है कि कहीं हम इस लैंड रिसोर्सेज को खो ना दें। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। तो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें कि लैंड का जो यूज़ हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticides and fertilizers, and check on our overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को देखना है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन हो। प्लस हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना हो। इवन हमें ये भी चेक करना है कि जो किसान होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, सैफर्ड्स होते हैं, वो अपने जानवरों से ओवर ग्रेजिंग ना कराएं। दीज आर ऑल्सो द मेन रीजंस। एंड अगर हम इनका चेक करते हैं रेगुलर, तो हम अपने लैंड के रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो हमें अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही इसकी डिमांड है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी आइडियाज़ निकालने चाहिए कि हम इनको आसानी से कंजर्व भी कर सकें और हम अपने डिमांड्स को भी पूरा कर सकें। तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सॉइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक वर्ड हमारे पास आ रहा है वेदरिंग, जिसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीन बाय वेदरिंग। तो द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि धूप में जब कोई भी चट्टान बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो और उसमें हम अचानक से वर्षा होती है, तो वो जब उस पर पानी पड़ती है तो वो गर्म से ठंडे में जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैक करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सेस टेम्परेचर के वजह से, या फिर कभी अचानक ठंडा पड़ जाना, या प्लांट्स या एनिमल या ह्यूमन एक्टिविटी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो हमारे चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं तो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है, जिसमें टेम्परेचर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक जो पतली सी लेयर होती है छोटे छोटे सब्सटेंस की, वही मिट्टी होती है जो हमारे लैंड को पूरी तरह से कवर करके रखती है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड। जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से लैंड से ही सटी होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब बात यह है कि टाइप ऑफ सॉइल हर जगह एक जैसी होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जब हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो श्योर ही
टाइप ऑफ सॉइल भी क्या होगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब बात यह है कि मिट्टी किस चीज़ से बनती है, तो मिट्टी एक ऑर्गेनिक मैटर से बनेगी, या मिनरल्स दैट मीन्स खनिज से बनेगी, या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से टूटते हुए बनेगी। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो मिट्टी कैसे बनती है, वेदरिंग के प्रोसेस से। और वेदरिंग क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो टेम्परेचर के कारण या प्लांट एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके गिरते हैं। और यही जो है पानी से, मतलब यही जो है एक राइट अमाउंट में क्या होता है, टूट टूट करके जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब वो पानी के साथ नीचे बहते हैं, नदी में बहते हुए जब उनको किनारा मिलता है तो वहाँ पे जमते जाते हैं और धीरे धीरे एक प्रकार का मिट्टी का लेयर कंप्लीट कर देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिट्टी को के बनने में और उसके फॉर्मेशन में एक रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सॉइल में 1 2 3 4 5 टोटल इसे 5 फैक्टर्स लगे हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा पेरेंट रॉक है, फिर लाइफ है, फिर फ्लोरा है, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देन टाइम है, देन क्लाइमेट है। ठीक है, तो मतलब एक सॉइल को बनने के लिए पेरेंट रॉक मतलब पेरेंट रॉक मतलब जिससे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं टूट के गिर रहे हैं, मतलब मिट्टी जो बन रही है, जिस चीज़ से बन रही है, जिस चट्टान से टूट के बन रही है, वही हमारा पेरेंट रॉक है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक factors. Other factors are the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. देखिए, जब मिट्टी बनती है तो उसको पेरेंट रॉक डिफ़ाइन करता है, मतलब वो डिपेंड करती है पेरेंट रॉक पे कि पेरेंट रॉक जो है वो उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उस पेरेंट रॉक में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा है आपका क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जहाँ पे जिस जगह पे पेरेंट रॉक है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मतलब हेवी रेनफॉल है या लो रेनफॉल है, वेदरिंग कैसी है, ज़्यादा है या कम है। थर्ड हमारा आता है रिलाइफ, इसका मतलब एल्टीट्यूड कैसा है वहाँ का, फिर एक्यूमुलेशन कैसा है, स्लोप कैसा है। फिर आता है हमारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं, कैसे जानवर है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर है आपका टाइम, मतलब समय, कितना टाइम लगता है। तो जो वेदरिंग ऑफ रॉक है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसको होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और वेदरिंग ऑफ रॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी इफ़ेक्ट करती है। मान लीजिए कि एक रॉक है, ठीक है, जैसे रॉक है, गर्मी का मौसम आया तो गर्मी में रॉक जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गई, इतनी ज़्यादा हॉट हो गई, फिर उसको बारिश नहीं मिल रहा है। रात होती है फिर वो ठंडी होती है, उतनी भी नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर गर्म ही रहता है। फिर जब रेनी सीज़न आता है तो उसमें क्या होती है, बारिश की बूंदें पड़ने लगती है, जिससे वो अचानक गर्म से ठंडे की ओर जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैक करने लगता है। तो सोचिए मौसम चेंज होने में कितना समय लगा, फिर जब वो क्रैक होगा, फिर कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चलेगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके नीचे गिरेगा। तो सोचिए इसमें जब इतना समय लग रहा है तो कम्प्लीटली सॉइल बनने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द टाइम इज़ वेरी लॉन्ग टू कंप्लीट टू मेक द सॉइल, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है किसी भी सॉइल को बनने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द सेक्शन बॉक्स। तो चलिए आगे और कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मासेस। अब देखिए, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो सॉइल है उनका जो सॉइल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लैंड एक रिसोर्सेज है, हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें एक खतरा सा बन गया है कि वो लैंड रिसोर्सेज कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उसी प्रकार सॉइल इरोजन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी हट जाती है, मिट्टी हटने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, जब या बहुत पानी बह जाता है, तो उस जगह जिस जगह से वो पानी बहते हुए जाती है उस जगह की मिट्टी को बहा के ले जाती है। तो यही आपका सॉइल इरोजन है, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, जिससे सॉइल रिसोर्सेज जो है वो कम हो सकती है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से मिट्टी जो है उसकी कमी होती जा रही है, यानी वो हटती जा रही है। तो वो ह्यूमन फैक्टर भी है, नेचुरल फैक्टर भी है। ह्यूमन फैक्टर कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि कोई ह्यूमन किसी जगह पे इंडस्ट्री क्रिएट करने वाला है, स्टैब्लिश करने वाला है, या फिर घर बनाने वाला है,
या फिर सड़क बनाने वाला है तो उसको तो मिट्टी हटानी होगी। और नेचुरल फैक्टर कैसे हो गया, नेचुरल फैक्टर में जैसे आपका तूफ़ान क्या बोलते हैं, स्टॉर्म आया, जब तूफ़ान आएगी तो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी, जब आपका फ्लड आएगा, जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी को बहा के ले जाएगी। तो ये ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हो गए जिसके वजह से सॉइल का इरोजन हो रहा है। Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers और pesticides, rainwash, landslides and floods। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके वजह से सॉइल डिग्रेडेशन में जा रहा है, मतलब सॉइल हटते जा रहा है। तो पहला जो हमारा रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स पेड़ों का लगातार कटना, जंगलों का लगातार कटना। दूसरा है ओवरग्रेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जानवरों का चरना, मतलब जानवर जो है घास को खा जाते हैं। तो जब घास खा जाएंगे तो घास क्या करते हैं ना, जितनी भी मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखते हैं, और अगर घास ही नहीं रहेगी तो मिट्टी को वो कैसे पकड़ेंगे। तो जब ग्रेजिंग ओवर हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो मिट्टी को पकड़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं रहती है, जिसके वजह से पानी और हवा की वजह से वो मिट्टी हट जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, यानी हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करेंगे तब भी मिट्टी ख़राब होगी या वो बह जाएगी। रेन वॉश यानी बारिश के पानी से भी वो बह जाती है। लैंडस्लाइड्स जब होती हैं, यानी जब पहाड़ गिरते हैं टूट के, या जब बाढ़ आती है तब भी क्या होती है, वो बह जाती है। तो सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो अब हम देखेंगे कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे करें। तो सबसे पहले हमारा जो आ रहा है टॉपिक वो है मल्चिंग, ठीक है। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. देखिए मान लीजिए कि एक bare ground है, between a plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. मतलब एक ग्राउंड के अगल बगल दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, पौधे लगे हैं, ठीक है। और बीच में जो ज़मीन है वो खाली है, वो ग्राउंड जो है वो खाली है। तो क्या उसमें नमी नहीं बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि जब प्लांट है तो डेफिनेटली नमी बनी रहेगी, जिससे क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर बना हुआ रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस टू कंजर्व द सॉइल। एंड अवर नेक्स्ट वन इज़ काउंटर बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब ही होता है बीच में किसी चीज़ का आड़ देना। स्टोन, grass, soil are used to build barriers along counters. Trenches are made in front of barriers to collect water. देखिए क्या होता है ना कि कोई भी मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे हम क्रॉपिंग कर रहे हैं या फिर फसल लगाते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं, तो उसमें हम किसी चीज़ का बैरियर लगा देते हैं। बैरियर या तो स्टोन का होगा, ग्रास का होगा, सॉइल का होगा, किसी भी चीज़ से होगा। इससे क्या होता है, पानी वहाँ पे जमी रहती है और मिट्टी बहती नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा रॉक डैम है। रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। अब क्या होता है, जैसे हमने कोई प्लांट लगाया या फिर हमने कोई फसल ही लगाई, तो हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स को नीचे ला करके मतलब उस जगह पे क्या करते हैं, टिका देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। अगर पानी का बहाव कम हो जाएगा तो मिट्टी का लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है वो है टेरेस फार्मिंग का। टेरेस फार्मिंग भी एक बहुत ही अच्छी तरीका है जिससे क्या किया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब देखिए टेरेस फार्मिंग, आपने सीढ़ी तो देखी होगी। मान लीजिए सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पार्ट से हम पानी को गिराते हैं तो वो एकदम नीचे मतलब जो उसका फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है और वो धीरे धीरे करके पूरी सीढ़ी को कवर कर लेती है। तो उसी तरह होता है जब टेरेस फार्मिंग होती है, ये जनरली हिली एरियाज़ में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होती है या पानी का फ्लो होता है तो वो ऊपर से नीचे होते हुए धीरे 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 हर एक पार्ट को पहुँचा देता है, जिससे मिट्टी का जो फ्लो भी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और मिट्टी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होती है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने इसे देखा भी, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और सॉइल को कंजर्व भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। इवन जो सॉइल है, जो आपका क्रॉप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि उसको रेगुलर क्या होता है, नमी मिलती रहती है और उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए मटेरियल्स भी मिलते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग रोज में अलग अलग, जैसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में
सेम लगेगा, थर्ड और फिफ्थ में सेम लगेगा, और फिफ्थ और सेवन्थ में सेम लगेगा, यानी इसमें ऑल्टरनेट लगता है। इससे क्या होता है, मतलब ऑल्टरनेट लगेगा और बीच बीच के एक एक रोज़ को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा, अगर बारिश भी आएगी तो रेन वॉश की वजह से क्या होगा, मिट्टी का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्टर प्लॉफिंग। प्लॉफिंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब देखिए कॉन्टर प्लॉफिंग जो है एक पैरेलल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करती है। कोई भी चीज़ अगर पैरेलल होती है तो उसमें क्या होता है, एक वो किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है उसको कम कर देती है। जैसे जो प्लफिंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। जब हम लोग किसी भी हिली स्लोप में या किसी भी हिली एरिया में क्रॉपिंग करते हैं तो अगर पैरेलल तरीके को अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, एक नेचुरली बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, प्लस वो उन दोनों के बीच में ही रह जाता है। इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेल की पटरी है, ठीक है। अब और रेल की पटरी में हम बीच में पानी बहा दिए और वो कुछ देर के लिए वो वहीं जम जाएगी, थोड़ा सा ही पैरेलल है और साइड साइड हमने उसको रोक दिया है, तो बीच में जो पानी रहेगी वो जम जाएगी। तो ऑटोमेटिकली काउंटर प्लॉफिंग में क्या हो जाता है, जब हम पैरेलली क्रॉप्स लगाते हैं तो बीच में एक बैरियर बन जाता है, और जब पानी आती है वो वहीं पे जम जाती है, जिससे जो मिट्टी है वो बहती भी नहीं है, सॉइल भी क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। शेल्टर बेड्स इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। शेल्टर बेड्स इसमें होता है, जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं या ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उसको सीधे सीधे लगाया जाता है, एक लगातार रोज़ में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि विंड के मूवमेंट को चेक किया जाए कि उसका मूवमेंट कैसा है, और इससे क्या होता है, सॉइल को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। तो इन सब में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल एंड वाई कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉइल भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, तो उसे भी बचाना क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। So this is very important to conserve and follow all the conservation of soil rules. So I hope आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, and wait for the next video, that is part third, and in that video we will discuss the more concept and contents of this topic. And thank you everyone. Stay tuned with me, Namrita Jaswal.